आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है मैथ बाय चंदन शर्मा। आरआरबी ग्रुप डी की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, आप सभी लोगों को पता ही होगा। तो उसी को देखते हुए ये मैंने एक श्रृंखला शुरू की है, जिसमें 10 प्रैक्टिस सेट एग्ज़ाम से पहले मैं आप लोगों को कराऊंगा। जिसमें जो क्वेश्चन होंगे वो 2025 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आरआरबी द्वारा, उन्हीं में से होंगे और उन्हीं पैटर्न पे होंगे, जिसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। और इन क्वेश्चन के माध्यम से जो इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट होगा, पहले मैं उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगा, जिससे आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा और साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आप रेगुलर इस चैनल से जुड़े हैं तो आपको फ़ायदा समझ में आ रहा होगा, और सबसे बेहतर होगा कि अभी तक आपकी काफ़ी तैयारी हो भी चुकी होगी। तो कोशिश करिए कि आप सबसे पहले खुद से सॉल्व करें, फिर आप उसके बाद मेरे द्वारा दिए गए सॉल्यूशन को देखें, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और कहीं या किसी कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत हो रही होगी तो वो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 4 एंड 16, यानी कि 4 और 16 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात करिए। तो मध्यानुपाती के लिए सिंपल से क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ए और बी दो संख्याएं हैं, इसका अगर मीन प्रोपोर्शनल पूछे तो सिंपल सा इन दोनों को प्रोडक्ट निकाल के बस इसका रूट ले लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 और 16 इसका गुणा करके हम रूट निकाल देंगे। तो देखिए 4 का रूट लेंगे तो 2 हो जाएगा, 16 का रूट 4 हो जाएगा, 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और 10% की छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए इसको मैं दो तरीके से आपको समझाऊंगा। तो अगर मैं मान लीजिए कि क्रय मूल्य अगर 100 मानता हूँ, तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, इससे 25% अधिक, यानी कि कितना हो जाएगा, तो 125 हो जाएगा। अभी इस 125 पे 10% की छूट देता है, तो 10% की छूट देगा तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 90%, यानी कि 9/10 हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करूंगा तो 9 से अगर गुणा करूंगा तो 9 पचे 45 हो जाएगा, 9 दूना के 18 और 4 22 हो जाएगा, और 9 और 2 11 हो जाएगा। 10 से भाग करेंगे तो एक स्थान पर दशमलव हो जाएगा, यानी 112.5 हो जाएगा। तो 100 का खरीद के लेके आया था और 112.5 में बेच रहा है, तो कितने का उसको फायदा हो रहा है, तो 12.5% का फायदा हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि जो सक्सेसिव डिस्काउंट वाला फार्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ कि फार्मूला क्या होता है। तो ए प्लस बी प्लस होता है ए बी और डिवाइडेड बाई 100 होता है। बस डायरेक्ट अगर इस फार्मूले पे भी रख देंगे तो भी आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो अंकित मूल्य 25% अधिक है तो 25 हो जाएगा, प्लस का छूट दे रहा है तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 25 इंटू 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो जाएगा 15 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, भाग दूंगा तो ये हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, और 15 में से 2.5 घटाऊंगा तो भी आपका आंसर 12.5 ही आएगा। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है और उनका योग अगर 96 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए इसको अगर आपको बेसिक से करना है तो आप अनुपातिक संबंध x मान लीजिए, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 5x हो जाएगी, दूसरी संख्या 7x हो जाएगी। दोनों को जोड़ देंगे तो उसका योग किसके बराबर हो जाएगा, तो 96 के बराबर हो जाएगा। 7 में 5 जोड़ूंगा तो 12x हो जाएगा। 12x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 96 के। तो आपसे पूछ रहा है कि बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या इसमें से क्या है, 7x है, तो 7x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से अगर x का मान निकालूंगा तो 12 × 8 = 96, यानी कि x का मान क्या निकल के आ जाएगा, 8 निकल के आ जाएगा। बड़ी संख्या 7x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 7 × 8, यानी कि 8 × 7 = 56 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो बेसिक तरीका था। अगर आपको एग्जाम में इसको करना है तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि आप दोनों संख्या को मान लीजिए कि पहली संख्या 5 है और दूसरी संख्या 7 है, तो अगर इन दोनों का योगफल निकालता तो मैं 12 आता, लेकिन क्वेश्चन में 12 ना दे के 96 दिया है, तो यहाँ से एक की वैल्यू क्या निकल के आ जाती, 8 निकल के आ जाती। तो जैसे ही एक की वैल्यू 8 निकल के आ जाती है, आपसे 7 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 8 में 7 का गुणा करेंगे तो भी आपका आंसर 56 आ जाता। या आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं कि जो भी आपका आंसर होगा, चूंकि बड़ी संख्या की बात कर रहा है, तो जो भी आपका आंसर होगा 7 का मल्टीपल होना चाहिए। और अगर ऑप्शन पे देखूं तो 7 से सिर्फ एक ही ऑप्शन विभाजित हो रहा है, 56, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का परिमाप क्या होता है, तो 2 पाई आर होता है, या जिसको परिधि भी बोल सकते हैं। अब देखिए वृत्त का जो व्यास होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना होता है, यानी कि 2r के बराबर होता है। तो आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है तो बस इस फॉर्मूले पर रख दीजिए। तो पाई की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन किया है कि कितना रखना है, 22/7 रखना है। आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, तो 7 × 7 हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 7 दूना के 14 हो जाएगा, 7 दूना के 14 एक 15 हो जाएगा, यानी कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक कार्य को 12 दिनों में और बी उसे 18 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, तो 18 दिनों में। इन दोनों का अगर एलसीएम ले लूँ तो 18 दूना के 36, यानी कि इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 36। 12 से भाग करूँगा तो बातें 36, 18 दूना के 36। तो यहाँ से ए की इफिशियंसी 3 निकल के आ गई, बी की 2 निकल के आ गई। दोनों को एक साथ मिलकर कार्य करना है, तो एक साथ इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, तो 3 + 2 5 हो जाएगी। तो 36 क्षमता को 5 इफिशियंसी से करने में कितना समय लगेगा, तो 5 × 7 = 35, 1 10 हो जाएगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा, यानी कि 7.2 दिन लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। आप डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते थे। क्या आप करेंगे कि 12 × 18 कर देंगे और 12 में 18 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 हो जाएगा। यहाँ से भी अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर यही आएगा। तो 6 दूना के 12 हो जाएगा, 6 × 5 = 30 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 18 दूना के 36 हो जाएगा, और 36/5 करेंगे तो भी आपका आंसर कितना आ जाएगा, 7.2 आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10,000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए आप फार्मूला जानते हैं कि सबसे पहले आप मिश्रधन निकालिए, फिर मिश्रधन में से मूलधन अगर हम घटा देंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा। ए के लिए फार्मूला होता है ए बराबर होता है पी ब्रैकेट में 1 + r/100 होता है, और टू द पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। आप यहाँ से ए की वैल्यू निकाल दीजिए और जो भी आपका आंसर आएगा उसमें से p माइनस कर देंगे, तो ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आएगा। तो ये तो फार्मूला बेस्ड तरीका है, मैं बगल में फार्मूला भी लिखते चला जा रहा हूँ ताकि आपको इसकी समझ हो जाए, और आप जानते भी हैं तो एक तरफ से आपका रिवीजन भी हो जाए। लेकिन अगर आपको एग्जाम में आए तो एग्जाम में कैसे करना है, तो जिस तरीके से मैं बताता हूँ उस तरीके से आपको करना है। तो 10,000 की राशि है, 10% के हिसाब से है, तो पहले साल 10% लगेगा, दूसरे साल भी 10% लगेगा। तो अगर 10,000 का 10% निकालूंगा तो 1 0 बस हट जाएगा, यानी कि 1,000 रुपये ब्याज निकल के आ गया। दूसरे वर्ष भी 1,000 रुपये ब्याज निकल के आ गया। अब ये जो पहले वर्ष 1,000 रुपये ब्याज निकल के आया है, ये दूसरे वर्ष मूलधन का काम करेगा, इस पर भी 10% आपको ब्याज मिलेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे ब्याज मिलता है। तो अगर इस 1,000 का 10% निकालूंगा तो ये 100 रुपया हो जाएगा। तो ये जो निकल के आ जाएगा वो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा। जोड़ लीजिए, तो 1,000 + 1,000 2,000, और उसमें 100 जोड़ेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा, तो 2100 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन 4 घंटे में 240 किलोमीटर की यात्रा करती है, तो मीटर प्रति सेकंड में इसकी गति कितनी होगी। तो यहाँ से अगर मैं स्पीड बराबर अगर निकालूं तो आप जानते हैं कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि दूरी कितनी दिया है आपको, तो 240 किलोमीटर की दूरी दिया है। समय कितना लग रहा है, तो 4 घंटे लग रहा है। तो ये जो आएगा वो किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो सिंप्लीफाई करूँगा तो 4 से कट करूँगा तो 4 × 6 = 24, यानी कि 60 बार चला जाएगा। 6 से कट करूँगा तो ये 10 बार हो जाएगा, और 6 × 3 = 18 हो जाएगा। तो ऊपर कितना हो जाएगा, तो 10 में 5 का गुणा करेंगे 50, नीचे 3 हो जाएगा। भाग दूंगा तो 3 से भाग दूंगा तो 16.67 बार चला जाएगा। तो यही मीटर प्रति सेकंड में क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है। अब यहाँ पे नोट डाउन करने वाली बात यह है कि अगर आपका किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में अगर आपको बदलना है तो आपको 5/18 से क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। लेकिन अगर आपको मीटर प्रति सेकंड में दिया है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में अगर बदलना है तो उस केस में आपको 18/5 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो ये नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, कभी कभी इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 40 है,
यदि एक संख्या को हटा दिया जाए तो औसत 35 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहले मैं इसको बेसिक से बताता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि आप इसको शॉर्ट से शॉर्ट क्या तरीका हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो देखिए, औसत बराबर क्या होता है कि पदों का योग बटा पदों की संख्या। मैं लिख लेता हूँ, पदों का योग बटा पदों की संख्या। तो यहाँ से औसत आपको कितना दिया है, तो 40 दिया है। कितनी संख्याओं का, तो 5 संख्याओं का। तो इन 5 संख्याओं का योग क्या निकल के आ जाएगा, तो मैं सिंपल सा 5 में 40 का गुणा करूंगा तो 200 निकल के आ जाएगा। योग 5 संख्याओं का निकल के आ जाएगा। अब कह रहा है कि यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाती है, तो पहले 5 संख्या थी, एक संख्या हटा दी जाएगी तो 4 संख्या हो जाएगी। और औसत अगर 35 है तो 4 संख्याओं का योग क्या निकल के आ जाएगा, तो 5 जो को 20 हो जाएगा, 4 तें 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14, 140 हो जाएगा। तो 5 संख्याओं का योगफल अगर 200 था, उसमें से एक संख्या हटा दी जाती है तो योगफल 140 हो जा रहा है। तो हटाई गई संख्या क्या हो जाएगी, तो सिंपल सा 200 में से 140 घटा दीजिए, तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 60 निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ये तो बेसिक तरीका था, आप एग्जाम में इसको कैसे कर सकते थे। तो देखिए, कह रहा है कि 5 संख्याओं का जो औसत है वो 40 है। तो औसत का मतलब होता है कि सबको बराबर बराबर बांट देना, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि पांचों को हमने क्या कर दिया, 40-40 दे दिया। ये दिमाग में लिखना नहीं है, इसको दिमाग में क्या करना है, सोचना है, ठीक है। तो अब इसमें से एक मान लीजिए कि ये एक हट गया, तो ये अपना 40 लेके जाएगा। तो उसके बाद औसत कितना होना चाहिए था, तो 40 होना चाहिए था। लेकिन कह रहा है कि उसके बाद औसत कितना हो जाता है, तो 35 हो जाता है। तो 35 इसका, 35 इसका, 35 इसका और 35 इसका हो जाएगा। तो प्रत्येक पे कितने की कमी हो रही है, तो पहले 40 था, अब 35 हो जा रहा है, तो 5 की कमी हो रही है। तो इस तरीके से इस पे भी 5 की कमी होगी, और इस पे भी 5 की कमी होगी, और इस पे भी। तो इस तरीके से चारों पे 5 की कमी हो रही है, यानी कि और 20 की कमी हो रही है। इसका मतलब जो गया है वो 40 लेके नहीं गया है, अपने साथ 20 और अधिक लेके गया है। तो उसका कितना हो जाता है, तो 40 में 20 जोड़ देंगे। तो इस तरीके से बिना पेन उठाए आप सोच सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, 60 होगा। तो ये तरीके आप तभी सोच सकते हैं जब आप इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस किए होंगे। मैं औसत से रिलेटेड एक वीडियो इस चैनल पे अपलोड किया है। अगर आपको औसत में कोई भी दिक्कत होती है तो आप उसको जाके चेक कर सकते हैं, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित का मान कितना होगा, यानी 25 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर का मान कितना होगा। तो या तो आप इसको सिंपल तरीके से निकाल दीजिए, जैसे 25 का स्क्वायर होता है 625 होता है, और 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 225 होता है। घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 4, यानी कि 400 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी वैल्यू क्या हो जाती है, इतनी आसान नहीं आती है। तो उस कंडीशन में आप कैसे निकालेंगे कि ये आपको दिख रहा है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसी फॉर्मूले पे है। तो इसका गुणनखंड क्या होता है, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। आप इस तरीके से भी इसका आंसर निकाल सकते थे कि 25 में पहले 15 जोड़ देंगे और दूसरे ब्रैकेट में 25 में से क्या करेंगे, हम 15 माइनस कर देंगे। तो 25 में 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40 हो जाएगा, और 25 में से 15 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा, और 40 में 10 का गुणा करेंगे तो भी आपका आंसर 400 ही आएगा। तो आप दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्याज पर कोई राशि 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह 3 गुनी हो जाएगी। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप अपनी तरफ से कोई भी मूलधन मान लीजिए। जैसे मैं मान लेता हूं कि मूलधन क्या है, तो 1 है, ठीक है। तो 8 वर्षों में रेट कुछ भी हो, रेट मैं आर मान लेता हूं, तो डिवाइडेड बाय 100। तो दुगुनी हो जाने का मतलब क्या है कि अगर 1 है तो बढ़ के 2 हो जा रही है, तो 1 रुपये का इस पर साधारण ब्याज लगा होगा, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ से मैं अगर आर की वैल्यू निकालता हूँ तो आर की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 100/8 निकल के आ जाएगी, ठीक है। और जैसे ही आर की वैल्यू निकल के आ गई, अब आपसे पूछ क्या रहा है कि कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 गुनी होने का मतलब क्या है कि 2 रुपये का उस पर ब्याज लगेगा, राशि हमने 1 माना है, और कितने वर्षों में, यानी टी आपसे पूछ रहा है। अब आर की वैल्यू निकल के आ गई कितना, तो 100/8 निकल के आ जाएगी, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई कर दीजिए तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 8 में 2 का गुणा करेंगे तो 16 वर्ष निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 20% 80 के बराबर है तो उस संख्या का 35% क्या होगा।
तो इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि मान लीजिए कि संख्या क्या है, पी है, तो पी का 20% यानी कि 20/100 हो जाएगा। ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 80 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं पी की वैल्यू निकालता हूँ तो 20/100 हो जाएगा, यानी पी की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 80 × 5 निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो कह रहा है कि इसका 35%, तो सिंपल सा 80 × 5, इसका क्या निकाल दीजिए, 35%, यानी कि 35 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से कट करूंगा तो 5 दूना के 10 हो जाएगा, 2 से कट करूंगा तो 2 चौको 8 हो जाएगा, और 35 चौको कितना हो जाएगा, तो 35 दूना के 70, 70 दूना के 140 हो जाएगा। तो 140 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि अगर P का 20% अगर 80 है, तो यहाँ से अगर मैं 4 से भाग कर देता हूँ तो 5% किसके बराबर हो जाएगा, तो 4 दूना के 8 यानी कि 20 के बराबर हो जाएगा। आपसे 35% की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसमें 7 का गुणा कर दूंगा, तो 7 × 5 = 35% हो जाएगा। तो इधर भी हमें 7 का गुणा करना पड़ेगा, तो 7 का गुणा करेंगे तो 7 दूना के 14 यानी 140, इसका इस तरीके से डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग का परिमाप 64 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो 4 × a होता है। यानी वर्ग की खासियत क्या होती है कि चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। तो परिमाप क्या होता है, बाहर बाहर योग, यानी कि ये जो चारों भुजाएं हैं इसका योग जो होता है वही परिमाप होता है। तो 4a इसकी वैल्यू किसके बराबर दिया है, तो 64 के। तो यहाँ से अगर a की वैल्यू निकालूं तो 16 चौको 64 यानी कि 16 निकल के आ गई। और जैसे ही a की वैल्यू निकल के आ जाएगी तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो साइड का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से सिंपल सा मैं 16 का स्क्वायर कर दूंगा, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो 256 होता है। तो 256 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाव धारा के विपरीत 30 किलोमीटर 6 घंटे में तय करती है और धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर 3 घंटे में तय करती है, तो धारा की गति ज्ञात करिए। तो देखिए, अगर मैं नाव की चाल अगर x मानता हूँ और धारा की चाल अगर मैं y मानता हूँ, तो धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी हो जाएगी, तो x + y हो जाएगी। और धारा के विपरीत दिशा में इसकी चाल कितनी हो जाएगी, तो x - y हो जाएगी। अब कह रहा है कि धारा के विपरीत चल रहा है, यानी कि x - y स्पीड इसकी निकल के क्या आ जाएगी, तो 30 किलोमीटर 6 घंटे में, तो 30/6 हो जाएगा। भाग देंगे तो 6 × 5 = 30 यानी कि 5 हो जाएगा। और धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर 3 घंटे में, तो स्पीड क्या हो जाएगी, तो 30/3 यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अब आपसे धारा की गति यानी कि y की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए, अगर x + y इसकी वैल्यू अगर 10 है और x - y इसकी वैल्यू अगर 5 है, आप सिंपल से क्या करिए कि इन दोनों को घटा के और इसका आधा कर दीजिए। तो 10 में से 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और इसका आधा करेंगे तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 2.5 निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि आप सिंपल सा क्या करिए, इस वाले इक्वेशन से इस वाले इक्वेशन को घटा दीजिए। तो जैसे ही घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब x कैंसिल हो जाएगा, y और y कितना y हो जाएगा, 2y हो जाएगा। और 10 में से 5 घट जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो यही आंसर आएगा। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अगर यहाँ से आपको नाव की चाल पूछता तो बस इन दोनों को जोड़ के और /2 कर देते, तो नाव की चाल क्या निकल के आ जाएगी, तो 10 + 5 / 2 यानी कि 15/2 क्या हो जाता है, तो ये नाव की चाल निकल के आ जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x + 1/x = 5 है, तो x² + 1/x² का मान ज्ञात करिए। तो ये होता क्या है कि जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद से डायरेक्ट मैं बताऊँगा कि x + 1/x बराबर अगर 5 है तो दोनों साइड का स्क्वायर कर दिए। तो x² + 1/x² + 2ab करेंगे तो 2 × x × कितना हो जाएगा, तो 1/x हो जाएगा। यह बराबर किसके हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो x² + 1/x² हो जाएगा। x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 जब उधर जाएगा तो 25 में से 2 घट जाएगा, तो 23 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो एग्जाम में आप डायरेक्ट क्या करेंगे कि ये जो भी वैल्यू है, अगर मान लीजिए कि अगर एक नया पैटर्न बता देता हूँ कि x + 1/x अगर ये a के बराबर है, तो आपसे पूछे कि x² + 1/x² इसकी वैल्यू क्या होगी, तो सिंपल सा a² - 2 कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, इसमें से 2 घटाएंगे तो इसका 23 आंसर डायरेक्ट निकल के आ जाएगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी की आय का जो अनुपात है वो 3:5 है। 6 वर्ष बाद यह अनुपात जो है वो 2:3 हो जाता है। तो ए की वर्तमान आय ज्ञात करिए। तो ए और बी की आय का जो अनुपात है वो कितना है, तो 3:5 है। तो 6 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाता है, तो 6 वर्ष बाद यह अनुपात हो जाता है 2:3 हो जाता है। ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि मेरी उम्र अगर कुछ भी है, जैसे मान लीजिए कि मेरी उम्र अगर 25 है और किसी दूसरे बच्चे की उम्र मान लीजिए कि अगर वो 23 है, तो मुझसे 2 साल छोटा है। तो आज से 5 साल बाद जब मेरी उम्र होगी तो मेरी 30 हो जाएगी, और उसकी 5 साल बाद उम्र कितनी हो जाएगी, तो 23 और 5 28 हो जाएगी। और अभी भी वो मेरे से कितना साल छोटा है, तो 2 साल छोटा है। इसका मतलब क्या है कि साल में जितना भी आगे हम जाएं, आज के समय में जितना वो हमसे छोटा रहेगा, 10 साल बाद या 15 साल बाद भी वो मुझसे उतना ही छोटा रहेगा। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो यहाँ पे इन दोनों की आय के बीच अंतर मैं देखूं तो 3 और 2 5, 2 का अंतर है। लेकिन यहाँ पे अंतर कितने का है, तो ये 1 का अंतर हो गया है। तो इस 1 को मुझे 2 बनाना पड़ेगा। तो इस 1 को 2 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसमें 2 से गुणा कर दूंगा। तो जैसे ही 2 से गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा और 3 दूना के 6 हो जाएगा। अब इसके बीच का भी गैप 2 है, इसके बीच का भी गैप 2 है। तो जब गैप समान हो जाए तो आप देख लीजिए किसी को भी, चाहे 3 को देख लीजिए चाहे 5 को देख लीजिए, तो देखिए 5 से ये 6 हो गया है। तो कितना बड़ा है, तो ये 1 बड़ा है। लेकिन क्वेश्चन में इसी 1 की वैल्यू दिया है कि 6 साल बाद, यानी 1 की वैल्यू अगर 6 है तो आपसे 1 की वर्तमान आयु, यानी कि इसे 3 की वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर 1 की वैल्यू 6 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 6 × 3 हो जाएगी। तो 18 साल इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 240 का 15% प्लस 160 का 25% ये बराबर किसके हो जाएगा। तो सिंपल सा आप निकाल दीजिए। तो 240 का 15% यानी कि 15 बटा कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। और प्लस क्या हो जाएगा, तो 160 का 25% यानी कि 25 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो 25 चौक 100 हो जाएगा, 4 से भाग करेंगे तो ये 40 बार चला जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 15 में अगर इसका गुणा करूँगा या 5 से अगर कट कर लेता हूँ तो 5 × 15, 5 दूना के 10 हो जाएगा। 2 से कट करूँगा तो 12 बार चला जाएगा। 12 में 3 का गुणा करूँगा तो 36, और 36 में अगर 40 जोड़ूंगा तो आंसर कितना हो जाएगा, तो 76 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 4:3 है। यदि परिमाप 140 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अगर मैं अनुपातिक संबंध x मानता हूं तो लंबाई 4x हो जाएगी, चौड़ाई कितना हो जाएगी, 3x हो जाएगी। आयत का परिमाप क्या होता है, तो 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, यानी कि 3x प्लस 4x हो जाएगा। ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 140 के बराबर हो जाएगा। तो 2 से कट कर लूंगा तो ये 2 7 14 यानी कि 70 बार चला जाएगा। 4 3 7, x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 70 के। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 10 निकल के आ जाएगी। और जैसे ही x की वैल्यू 10 निकल के आ जाएगी, आपसे पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 4x और इंटू कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। गुणा करूंगा तो 4 × 12 x स्क्वायर हो जाएगा। x की वैल्यू अगर 10 रखूंगा तो 12 × 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 12 में 100 का गुणा करेंगे तो 1200 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 24, 36 और 48 का HCF ज्ञात करिए। तो देखिए, HCF क्या होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे, वही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो इसको निकालने के कई तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि आप इन तीनों का क्या कर दीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। ऐसी वैल्यू से विभाजित करिए जो तीनों संख्याओं को विभाजित करे। तो 2 से कट कर लीजिए तो ये हो जाएगा 12 बार, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, 18 दूना के 36 हो जाएगा, और ये 24 बार। फिर 2 से विभाजित हो जाएगी ये तीनों संख्या है, तो 2 6 के 12 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, और ये 12 बार। अब ये 2 से तीनों संख्या विभाजित नहीं होगी, 3 से हो रही तो 3 से विभाजित कर दूंगा। तो 3 दूना के 6, 3 3 9, 3 चौक 12। अब ये किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होंगी, तो ये जो निकल के आता है ना, यही इनका HCF हो जाएगा। तो 2 दूना के 4 3 12 क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो हमेशा आप ऑप्शन से करिए। तो ऑप्शन से चेक कर लीजिए, तो सबसे बड़ी वाली वैल्यू से सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो देखिए, 24 से अगर मैं देखता हूँ
तो 24 से 24 विभाजित हो जाएगा, 48 विभाजित हो जाएगा, लेकिन 36 24 से विभाजित नहीं होगा, तो ये आंसर तो नहीं होगा। तो 12 से आप चेक करेंगे तो 12 से तीनों विभाजित हो जाएंगी, तो 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप 8 और 6 को चेक नहीं करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 12 पेन 180 में खरीदता है और उन्हें 18 रुपये प्रति पेन के हिसाब से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। तो अगर 12 पेन 180 में खरीदता है तो एक पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, तो 180/12 भाग दूंगा, तो 12 का में 12, 6 60 हो जाएगा, 12 25 60, यानी कि 15 रुपये में एक पेन खरीदता है और 18 में बेच रहा है, तो 3 रुपये का उसको लाभ हो रहा है कितने पे, तो 15 पे। प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो 100 से क्या कर दूंगा, मैं गुणा कर दूंगा। तो विभाजित करूंगा तो 3 से कट करूंगा तो 3 5 15, 5 बार हो जाएगा। 5 से भाग करूंगा तो 5 दूना के 10, यानी कि 20% का क्या होगा, उसको लाभ प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पाइप एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगा। तो इस तरह का क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले आया था, मैंने कराया था। आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं कि 10 × 15 कर दीजिए और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 10 में 15 जोड़ूंगा तो 25 हो जाएगा। 5 से कट करूंगा तो 5 × 15, 5 × 5 25 हो जाएगा। 5 से भाग करूंगा तो 5 दूना के 10 हो जाएगा, तो 3 दूना के 6 घंटा इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। या तो आप इस तरीके से भी एलसीएम मेथड से भी निकाल सकते हैं कि दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यहाँ से पहले पाइप की एफिशिएंसी क्या निकल के आ जाएगी, 3, दूसरे की 2 निकल के आ जाएगी, तो दोनों की एक साथ एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो 3 2 5 हो जाएगी। और इस 5 एफिशिएंसी से 30 क्षमता को कराने में 6 घंटे लगेंगे, भाग देंगे तो 6 ही आंसर आएगा। तो इस तरीके से भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग का विकर्ण 10 कणी में 2 सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजा ज्ञात करिए। तो देखिए, वर्ग की खासियत क्या होती है, यह एक प्रकार का समचतुर्भुज होता है, या यूँ कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज होता है। इसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं, और साथ ही साथ 90 अंश के कोण पे एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो देखिए, विकर्ण दिया है कि 10 कणी में 2 दिया है, तो अगर मान लीजिए कि अगर ये ए है और ये ए है, तो अगर पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई कर दें तो कर्ण की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो a² + a² निकल के आ जाएगी। जोड़ेंगे तो 2a² हो जाएगी। तो यहाँ से हाइपोटेनियस का स्क्वायर अगर 2a² है, तो h की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो a√2 क्या हो जाएगी, ये कर्ण की वैल्यू निकल के आ जाएगी। और यहाँ पे जो कर्ण की वैल्यू है वही विकर्ण दिया है, यानी कि यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि a कर्ण में 2, इसकी वैल्यू क्या दिया है, तो 10 कर्ण में 2 दिया है। तो यहाँ से अगर a की वैल्यू निकालूंगा तो a की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 10 निकल के आ जाएगी। आपसे पूछ कह रहा है कि इसकी भुजा, यानी इसी a की वैल्यू पूछ रहा है, तो 10 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है। इस संख्या के वर्ग को अगर 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना, तो हमेशा जो शेषफल आता है उसी को संख्या मान लीजिए। तो अगर मैं 3 में 5 से भाग करूंगा तो मेरा 3 शेषफल आएगा। अब कह रहा है कि संख्या का अगर स्क्वायर कर दिया जाए, वर्ग कर दिया जाए, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 में जब 5 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, तो 5 का में 5, यानी कि 4 शेषफल प्राप्त होगा। तो 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 63 है, तो बीच वाली संख्या क्या होगी। तो इसका डायरेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ क्या होता है। तो इस सिंपल सा 63 में 3 से भाग कर दीजिए। 3 बोले तो 3 से, 5 बोले तो 5 से, 6 बोले तो 6 से। तो 3 से भाग करूंगा तो 3 दूना के 6, 3 का में 3, तो 21 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये कैसे आया है, मैं समझा देता हूँ। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना, तो हमेशा छोटे स्तर पर चेक कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि अगर 3 क्रमागत विषम संख्या अगर मैं देखता हूँ, तो पहली अगर 3 है तो दूसरी 5 हो जाएगी, और तीसरी क्या हो जाएगी, तो ये मैं मान लेता हूँ कि 7 है। ये तीनों क्या हैं, तो क्रमागत विषम संख्या है। ठीक है, जरूर नहीं कि यही विषम संख्या है, तो पर मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर इनका योग मैं निकालूं तो दिख रहा है कि 5 3 8 7 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 में अगर मैं संख्याएं जो है औसत निकालूं, तो सिंपल से इन 3 से भाग करूं तो ये बीच वाली जो वैल्यू होती है वहीं औसत निकल के आ जाती है। तो 3 संख्याओं का योग अगर 63 है, तो औसत क्या होती है, बीच वाली संख्या होती है। तो बीच वाली संख्या आपसे पूछ रहा है, तो सिंपल सा क्या करिए, इसका औसत निकाल दीजिए। तो योग 63 है, 3 संख्याओं का योग है,
तो औसत कितना हो जाएगा, तो 3 से मैंने भाग कर दिया है, तो इस तरीके से इसका डायरेक्ट आंसर 21 आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 15 आदमी एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 25 आदमी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो 15 आदमी किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो इसी कार्य को अगर 25 आदमियों से कराना है तो जो लगने वाला समय है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि व्यक्तियों की संख्या बढ़ गई है। पहले 15 थे तो 20 लग रहा था, तो 25 हैं तो ऑब्वियस सी बात है 20 से कम होगा। तो सिंप्लीफाई कर दूंगा तो 5 से कट करूंगा तो 5 5 25 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 5 से कट करूंगा तो 5 चौको 20 हो जाएगा, 4 में 3 का गुणा करूंगा तो टी बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 12 दिन निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 5,000 को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है, तो कितने वर्ष बाद राशि 6,200 हो जाएगी। ठीक है, तो 5,000 की राशि है, बढ़ के कितना हो जा रहा है, तो 6200 हो जा रहा है। तो कितना इस पे ब्याज लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 1200 का इस पे ब्याज लग रहा है, क्योंकि 6200 में से 5,000 में घटा दूंगा, तो 1200 का ब्याज लग रहा है। राशि कितनी है, तो 5,000 की राशि है। रेट कितना है, तो 8% वार्षिक है। आपसे समय पूछ रहा है, डिवाइडेड बाई क्या करूँगा मैं, 100 कर दूंगा, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से कट कर लूँगा तो 5 दूना के 10, 2 20 हो जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा, 8 से कट करूँगा तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 3 वर्ष निकल के आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इस तरीके से आरआरबी ग्रुप डी के प्रैक्टिस के लिए ये जो पहला प्रैक्टिस सेट था, इसमें मैंने 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए थे, जो कि अभी 2025 में जो आरआरबी द्वारा एग्जाम हुए हैं उन्हीं पे बेस्ड था। मुझे उम्मीद है कि ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और इसमें आपने कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इसी तरीके से मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करता रहूँगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले पेपर में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और बाय।